हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। कैसा लग रहा है आपको हमारा क्लास? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है, तो हम इस तरीके के और वीडियो आपके लिए बनाएं। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्लास में हम अपने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला हमारी ऐसे ही आगे बढ़ेगी यदि आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो कौन सी है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शब्द। तो देखिए, यदि हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा क्या है? वर्ड है, वर्ड या ध्वनि। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है सार्थक और लघुत्तम इकाई। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, तो इसलिए भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी हिंदी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी उर्दू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी जो है हमारी, वो हमारे भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी राज्यभाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इसका राइट आंसर होगा कि हिंदी भारत की क्या है? ऑप्शन सी संपर्क भाषा। हम संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा संपर्क के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिनका उच्चारण हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलता हो। तो जैसे आपका इसमें है क, च, त, य। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा ऐसा है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन हमारे यदि पूछा जाए कितने होते हैं, तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग और टा वर्ग, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और चा वर्ग का तालु से होता है, ता वर्ग का दंत से होता है, त थ द ध न, और पा वर्ग का ओष्ठ से होता है और टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ये हमारे 25 व्यंजन जो हैं वो क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन है। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दंत से इनका उच्चारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में इसका जवाब मिल गया। अब आप लोग करिए। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, आपको बताना है ये कौन से व्यंजन है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ। तो बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म ये हमारे क्या हैं? ओष्ठ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? ऑप्शन ए भाख, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी वटु। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी भास। भास धातु से हमारी क्या बनी है? भाषा। भास धातु का यदि हम आपसे पूछें भास का अर्थ क्या होता है, तो भास का अर्थ होता है बोलना। ये संस्कृत के भाषा, हमारी संस्कृत के, ये संस्कृत जो भास शब्द है ये संस्कृत शब्द का से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी क और त। तो इसका राइट आंसर करिए। अघोष अल्प प्राण आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क और त। तो आइए जानते हैं पहले हम कि अघोष अल्प प्राण क्या है, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय में उच्चारण होता है और ध्वनियाँ बहुत ही अंदर से और अल्प मात्रा में बाहर निकल करके आती हैं। तो झा, झा कहने में ये क्या है? महाप्राण की ध्वनि हो जाती है, इसमें ज़्यादा ध्वनियाँ निकल रही हैं। ठा, ठा में भी ज़्यादा हो रहा है। ज, जा में भी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा क और त है ये हमारे क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से बहुत कम ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए सा दंत वर्ण है, ऑप्शन बी श मूर्धन्य वर्ण है, ऑप्शन सी श तालव्य वर्ण है, ऑप्शन डी च कंठ वर्ण है। आपको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंत। सा हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? दंत वर्ण है। और जो आपका यहाँ पर दिया है मूर्धा, मूर्धा स कौन सा होता है? तो ये हमारा मूर्ध सा होता है। और अगर तालव्य सा की बात करें तो ये शरीफा वाला हमारा तालव्य सा होता है। और च, च हमारा तालव्य है और कंठ से हमारा क्या है? का वर्ग है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सा, जो कि कौन सी ध्वनि है? दंतव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किया जा रहा है नहीं के अर्थ में कि तीर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए तार, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी नाराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए तार। तार जो है वो तीर का पर्यायवाची नहीं है। और जो हमारे बाण, सर और नाराज है ये हमारा तीर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है या वस्तु विशेष के लिए होती है, स्थान विशेष के लिए होती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि नहीं है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी गाय, क्योंकि गाय कहने पर एक जाति का बोध होता है, गाय जाति का बोध होता है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भुवन का समानार्थी शब्द है। भुवन, ऑप्शन ए महान, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी लोक, ऑप्शन डी विशाल काय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोक। लोक जो है, लोक संसार दुनिया, ये भुवन का क्या है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है।
वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी आवश्यकता। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए आवश्यकता। तो वर्तनी की दृष्टि से हम उच्चारण करके देखेंगे तो शुद्ध शब्द निकल जाएगा क्या, आवश्यकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे हैं, आपको बताना जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे कौन है, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, स्वर कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपको बताया, क से लेकर माँ तक जितने हमारे वर्गीय व्यंजन हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यदि हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन है, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और यदि हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग क्या है हमारा, आयोगवा है। ये हमारा विसर्ग क्या है, आयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नम्रतापूर्ण याचना करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अनुरोध, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी निवेदन, ऑप्शन डी आग्रह। तो नम्रतापूर्ण यदि हम किसी से याचना करेंगे तो उसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन ए अनुरोध। अनुरोध करना हमारा क्या है, नम्रतापूर्ण याचना, किसी से अनुरोध करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्वासित, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी दंडित, ऑप्शन डी प्रवासित। जिसे देश से निकाल दिया जाता है वह हमारे क्या कहलाएंगे, ऑप्शन ए निर्वासित। निर्वासित मतलब होता है देश से निकाल दिया, कहीं से किसी को निकाल देना। और विदेशी जो विदेशों में रहते हैं उनको, जो दूसरे देश के होते हैं। दंडित किसी को सजा देना। और प्रवासित कोई अपना देश छोड़ के कहीं और जा कर के रहने लगता है, वो प्रवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी नील गगन, ऑप्शन सी बीड़ा पाड़ी, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर कीजिए कि इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, हमें नहीं पर ध्यान देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील गगन। बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें 2 मूल शब्द मिल करके तो बने होते हैं, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ होता है, वह किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के लिए इंडिकेट किया जाता है। जैसे चक्रपाणी, चंद्रमा हो जिसके सिर पर जैसे भगवान शिव। बीड़ा पाड़ी, जिसके हाथों में क्या हो, बीड़ा हो, सरस्वती जी को बोला जाता है। पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। तो नील गगन, नील गगन जो है, नीला गगन, नीला है जो गगन, ये कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा समास होगा, तो ये इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें उपमेय से उपमान का क्या किया जा रहा है, विशेषण विशेष का बोध हो रहा है कि गगन कैसा है, नीला है, विशेषण विशेष का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना पराया, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है, अपना और पराया, ये एक दूसरे का क्या है, विरोधी है, विपरीत है। और जहाँ पर इस तरीके से द्वंद्व दिखाई दे वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास हमारा संख्यावाची होते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, ये हमारा संख्यावाची है। और तत्पुरुष इसमें क्या होते हैं, कारक प्रधान होते हैं।
तत्पुरुष में हमारे कारक प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में विशेष अर्थ देने वाले शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। कौन कौन से? तो नंबर 1 पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी निर्लज होना, ऑप्शन सी समृद्ध होना, ऑप्शन डी चापलूसी करना। तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निर्लज होना। तो निर्लज जो व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती है उसे लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो गया है, निर्लज होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए शिवालय, ऑप्शन बी महोत्सव, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी भानुदय। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन को करके। शिव प्लस आलय, यहाँ पर आ का मेल आ से हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा किसका? दीर्घ संधि का। फिर महा प्लस उत्सव, आ का मेल किससे हो रहा है? उ से हो रहा है, महा प्लस उत्सव। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी महोत्सव। महोत्सव क्या है? गुण संधि है। विद्यार्थी में भी आ का मेल आ से हो रहा है, आ का मेल आ से हो रहा है तो यहाँ भी क्या है? दीर्घ संधि है। भानुदय में भी क्या है हमारा? भानु प्लस उदय, उ का मेल उ से हो रहा है, ये भी हमारा क्या है? दीर्घ संधि है। तो महोत्सव ये गुण संधि का उदाहरण है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। ओके।